अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाजरीन, इस वक्त सिर्फ एक ही बात हो रही है कि इलेक्शन कब होंगे। एक तरफ तो मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बाकायदा बैठ कर मुश्तरका मफादात कौंसिल में उन्होंने साइन भी किया और अब वो चाह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन भी हो जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए क्या ऑप्शन है कि क्या वाकई वो इलेक्शन जल्दी चाह रहे हैं या इलेक्शन डिले होने में मुस्लिम नून का फ़ायदा है और उनके अपने कायद मियां नवाज शरीफ वापस कब आएंगे, इस सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें ज्वाइन किया है। राना मकबूल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सेनेटर हैं। राना साहब आपको भी शुक्रिया। और अशफाक इसहाक सत्ती साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया अशफाक आपके वक्त का भी। सबसे पहले राना साहब, मामला इलेक्शन की जानिब है और मरदमशुमारी है, तमाम तर चीज़ें हैं, तो सर फिर ये तय हो गया और आपकी जमात ने तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन अब वक्त पर नहीं है बल्कि वक्त से भी शायद डिले से भी डिले की सूरत है, या वाकई सेनेट के इलेक्शन और प्रेसिडेंट के जाने से पहले इलेक्शन के मामला क्लियर हो जाएंगे? देखिए जी, हम तो चाहते हैं और नेचुरली हर पार्टी में अपनी अपनी ओपिनियन जरूर होती है, लेकिन जो हमारी सेंट्रल जो पोजीशन है तमाम लोगों की ये है कि इलेक्शन जो है जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ये जो सेंसस हुआ और फिर उसके बाद कहते हैं कि डिलिमिटेशन होनी है। कल भी एक चैनल पे लॉयर्स ने जो 26 अगस्त को रखा हुआ है एक कन्वेंशन इसी पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसी इशू के ऊपर कि इलेक्शन जो है वो लिमिटेड पीरियड जो दिया हुआ है उसमें होने चाहिए। तो कल से उनसे भी बात हो रही थी। वो पाशा साहब जो उनके वाइस चेयरमैन हैं, उनके साथ मैंने भी एक मशवरा दिया जो उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके कबूल कर लिया। मैंने कहा आप जरूर कन्वेंशन करें और आवाज जरूर उठाएं, लेकिन एक काम और आप कर लें कि आपके जो सीनियर 3 लॉयर्स हैं, आप सारे लोग सीनियर हैं, उनमें से सिलेक्ट करके जो 5, 7, 10 जो हैं, यू शुड हैव मीटिंग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्योंकि आप लॉ के लोग हैं, आप उनको बताएं, हो सकता है उनके पास वो एक्सपर्टीज ना हो कि इसको कैसे आप गेयर अप करके और इसको स्पीड अप करके विद इन टाइम लिमिट या 2-4 हफ्ते आगे पीछे करके इसको इलेक्शन को करवाने का बंदोबस्त करवाएं। उन्होंने मेरे साथ एग्री किया कि इंशाल्लाह हम अपनी प्रपोजल में सबसे ऊपर यही रखेंगे और हम इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह इन कामों को आप एक्सपेडाइट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा सकते हैं। राना साहब, नून लीग चाहती है जल्दी इलेक्शन हो जाए? जी बिल्कुल चाहती है, जी बिल्कुल चाहती है। आपने हमारे बहुत सारे लोगों के बयान भी सुने होंगे, क्यों नहीं चाहती है जी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक तरह से एक इस पे कन्वर्ज कर रही हैं अपनी ओपिनियन वाइज कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, इनको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिले करने से और कॉम्प्लिकेशन होंगी। जैसे आपने खुद कहा कि साथ ही तो सेनेट के इलेक्शन आ जाएंगे। अगर प्रोविंशियल असेंबलीज जो कि इलेक्टोरल कॉलेज है फॉर द सेनेट, वहां इलेक्शन नहीं होते तो सेनेट के इलेक्शन पर कैसे होंगे? तो इसलिए ये सारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी अगर ये डिले हुए। तो बेहतर है जितनी जल्दी हो उतना ही फायदेमंद है, सिस्टम के लिए भी, डेमोक्रेसी के लिए भी, मुल्क के लिए भी। ये बात तो बड़ी अच्छी है, बड़ी किताबी से अच्छी बात लग रही है। अशफाक साहब सती साहब, सियासी जमातें चाहती थी कि इलेक्शन जल्दी हो जाएं तो मरदमशुमारी को मंजूर कर लेना और वो भी 2 निगरान वजीर आला के साथ। अब ये चीज़ें भी आगे जाके हो सकता है चैलेंज कर दी जाए कि निगरान के पास तो इतने इख्तियारात ही नहीं है कि वो कैसे एक मुंतखब वजीर आला का इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए चीज़ें कर सकें। तो चाहती थी आपकी नज़र में जो उस वक्त की हुकूमत, जमातें इलेक्शन वक्त पर हों? वेल देखें, चाहने से तो जाहिर है कि चाहने से किसी के क्या होता है, लेकिन बात यह है कि मुझे ये लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स मेड बाय द पॉलिटिशियंस हियर, यानी कि जैसे राना साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो बात कर रहे हैं, लाजमी तौर पर मुमकिन तौर पर ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इसके फैसले जो है वो आपको अंदाजा होगा कि वो मुल्क से बाहर हो रहे हैं। और नवाज
अशफाक साहब आपकी आवाज वहां पर जाके उनसे आपकी आवाज का इशू हो रहा है। अशफाक साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। होने होते हैं वहां पर, वो टॉप टियर लीडरशिप वहां पर है, वो क्या सोच रहे हैं? जी 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 अच्छा, दोबारा से हम अशफाक साहब आपसे दोबारा से रब्ता करते हैं। कोई मेरे ख्याल इंटरनेट का इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं पहुंच पाई, आपका जो तज्जिया है वो हम नहीं सुन पाए। दोबारा से हम बात करें। लेकिन राना साहब, ऐसी सिचुएशन में जब आप हुकूमत छोड़ के गए आपकी जमात, उस वक्त सूरत हाल ये है कि $350 से ऊपर डॉलर है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी हुई है, महंगाई की सिचुएशन आपके सामने है, ये तमाम तर चीज़ें आपके दौरे हुकूमत में हैं। एक आम आदमी जो वोटर है उसको यही पता है कि शाम को घर एक रोटी आटे के लिए लेकर चीज़ें जाना है। आप कैसे इलेक्शन में जाएंगे? लोग, क्या आप समझते हैं कि लोग राज़ी हैं इस सारे अमल के बाद कि जब बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, इलेक्शन वक्त पर आप कैसे चाह रहे हैं कि हो जाए और लोग सारी चीज़ें तस्लीम भी कर लें? आप हमारी परवाह ना करें, ना हमारी पार्टी की परवाह करें। अच्छा, अगर हमारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन हो तो होने चाहिए, तो सर ये हमारी ड्यूटी है। मेरी बात सुन लेना, जी जी, मेरी बात सुन ले, मैं चीज आपको बता देता हूँ ना जी। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजियां बोलने वाले, वो जो फैक्ट्स है उसको भी जरा देख लेना। देखें, ये सारी इनएडिक्वेसीज हुई, उसने किया जो पीटीआई ने और पीटीआई के लीडर ने किया, दो सॉवरन एग्रीमेंट्स को डिफाई किया, उसके नतीजे जो निकले वो आपके सामने हैं। अब इसमें हमारी इनएडिक्वेसीज भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग का और मुस्लिम लीग की ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल वॉश ऑफ हो गया है। भाई, अभी तो 4 साल पहले, 5 साल पहले तो मियां नवाज शरीफ ने मेहनत करके क्या किया था, क्या ग्रोथ रेट था, किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के जो लग रहे थे कारखाने, किस तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, किस तरह मोटरवे का नेटवर्क बिछ रहा था, किस तरह सी पैक आ रहा था। 3 दफा उनको मौका मिला, तीनों दफा उसने रिजल्ट दिए हैं। यहां तक कि आपके मुल्क को जो भुट्टो शहीद ने शुरू किया था एटॉमिक कैपेबिलिटी का प्लान, न्यूक्लियर मुल्क बनाया, आपको डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी दी। क्या मियां नवाज शरीफ उसकी पार्टी के पास कोई बात नहीं है बात करने के लिए? इसका मतलब है कि 16 महीने की राना साहब को जो कारकर्दगी है वो अवाम भूलकर 1998 से लेकर तो 2017 तक की कारकर्दगी। अच्छा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। Once he comes back and talks to the people, उसकी एक अपनी credibility as a leader, आप देखेंगे it will be change of heart। आपकी बात से इसे तासुर राना साहब, आपको परेशान होगा इस पे है सर। नहीं, हम तो परेशान, हम तो आम आदमी है ना। देखें सर, जब मैं अपनी बाइक या गाड़ी में 300 रुपए पेट्रोल डलवाऊंगा तो सर आप हुक्मरान है, आपसे सवाल तो करूंगा ना। जब मैं मेरी अर्ज सुन लें, आप नहीं है सर, आप ही हुक्मरान है सर, आप हम इसी तरह सफर कर रहे हैं सर, हम इस तरह ये करिए, आप बार-बार इस चीज के ऊपर जाते हैं कि आप कैसे सर ऐसा सफर, ऐसा सर मैंने हार जाएंगे राना साहब, हार की तो बात ही नहीं मैंने की। मैंने ये पूछा है कि आप कैसे इलेक्शन में जाएंगे, आप कैसे जाएंगे सर। हमने, अच्छा आप चाह रहे हैं कि सवाल भी ना हो, बहुत बुरा लग रहा है आपको कि मुंतखब नुमाइंदों से सवाल ना किया जाए। आप ये चाहते हैं सवाल ना किया जाए, गुडी खेला जाए, अच्छी बात की जाए। राना साहब, नहीं राना साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आपसे सवाल किया जाए, आपकी 16 महीने की हुकूमत में आटा 30 रुपए था, आपकी 16 महीने की हुकूमत में 150 रुपए पे पेट्रोल रहा, आपकी 16 महीने की हुकूमत में बेहतरीन गवर्नेंस रही है कि सिचुएशन ये थी कि बेरोजगारी नहीं हुई है, कारखाने बंद नहीं हुए हैं, 16 महीनों की हुकूमत में सब कुछ ठीक हुआ। जो 3.5 साल तबाही पिछली हुकूमत करके गई है, आपकी हुकूमत ने भी वही कुछ किया ना सर। आपकी हुकूमत में भी तो वही कुछ हुआ जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ। सर आपको डिफॉल्ट से बचाया सर, आपकी सियासत को परेशान अपने को किया। क्या आप बातें कर रहे हैं? आप जाने देना हमें इलेक्शन में, आप हमें क्यों? सर हम तो चाहते हैं, आपने आप जाएंगे लेकिन सर हम फैसला कर देंगे जो काम अप्रैल मई में। ठीक है, फिर आपको हमारे लिए क्यों फिक्रमंद है आप? सर हम फिक्रमंद नहीं है, फिक्र आपको करनी है। हम तो सवाल कर रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं ना। फिक्रमंदी तो टाइमली इलेक्शन में जाना चाहिए। सवाल का जवाब हो गया, बिल्कुल सही, चले सही हो गया। मैंने सवाल का जवाब दे दिया सर। मेरे सवाल चले, मेरे सवाल का ये जवाब दे दीजिए
कि 300 रुपए के करीब पेट्रोल ले जाया गया है, आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? ये सादा सवाल है, चलें आप इसका जवाब नहीं, इसमें मुश्किलात हैं, इसमें बहुत मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए तो आपको ये सवाल करने का मौका मिला, वो कर रहे हैं। तो लोग आपसे पूछेंगे कि इतनी महंगाई क्यों हुई, तो लेट दी पार्टीज इन पावर, ये और भी बहुत सारे हमारे साथी थे, वो गवर्नमेंट में थे, लेट देम आंसर दीज क्वेश्चन, लेट देम गिव अ रिप्लाई। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन के प्रोसेस को जो आप डिले कर रहे हो ना हो सके, ये नहीं होगा। इलेक्शन में लड़ेंगे, पार्टीज बात को हार भी जाती है इलेक्शन, इसमें क्या मामला है। लेकिन जो मैंने फैक्टर आपको बताया है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीडर और उसकी कंट्रीब्यूशन, उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। चलें, ये बेहतर है। अब लीडर की वापसी और क्रेडिबिलिटी और अवाम का रद्द-ए-अमल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना, वो भी बड़ा अहम पॉइंट है। सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ हैं। ताज हैदर साहब, सर, आप इस सारे अमल को हमेशा से ये कहते रहे कि इलेक्शन, ये मामलात मरदमशुमारी बहरहाल कबूल कर लिया आपकी जमात ने भी और वो हो गया। अब 90 दिन के इलेक्शन की बार बार अब क्यों बात हो रही है, जब हल्का बंदियों की चीज़ें सामने नज़र आ रही थी? कबूल भी कर लिया गया सारी चीज़ों को कि ठीक है मरदमशुमारी और होगा, अब क्यों बार बार 90 दिनों के अंदर इलेक्शन की बात हो रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से? इसलिए कि आईन ये जिम्मेदारी देता है तो सर, और 90 दिन के अंदर आराम से कराया जा सकता है, तो ये सिक्का। सर, उस कमेटी में आप भी थे, चीज़ें भी आप देख रहे थे, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि हल्का बंदियों के लिए तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को वक्त चाहिए, फिर वो 90 दिन में कैसे? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो जो रुकावट आती थी हल्का बंदियों में, प्रॉब्लम आती थी, वो हमने उसमें रिमूव कर दी थी। यानी प्रॉब्लम ये आती थी कि डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज होती थी जी, और उसकी वजह से हल्का बंदी बराबर की होना जो था मुश्किल हो जाती थी। तो हमने, बल्कि ये कि मेरी तजवीज़ पे कमेटी ने ये किया कि डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो है वो रुकावट नहीं बनेंगी, आप हल्का बंदी करते वक्त बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं, तो आप उसमें तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो सर, ये आबादी भी बढ़ गई है इस सेंसस में ताज हैदर साहब, तो सीटों का इजाफा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सीटों का इजाफा तो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा ना, अगर जी हाँ बिल्कुल, तो वो तो लेकिन ये कि जैसे 9,13,000 की सीट है सिंध के अंदर, तो आप 9,13,000 के जो ब्लॉक्स हैं उनको जमा करते जाए कॉम्पैक्ट कॉन्टिग्यूस। आपको जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है कि अच्छा जी कराची साउथ है तो अब हम कराची वेस्ट में नहीं जा सकते, ये चीज खत्म कर दी गई है। आप कराची वेस्ट में जा सकते हैं और अपनी कॉम्पैक्ट बाउंड्रीज आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना सकते हैं। तो सर, इलेक्शन कमीशन का जो पिछले 2 दिन पहले एक बयान था, उसमें तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में मुश्किल होगा क्योंकि हल्का बंदियों के लिए वक्त चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से आसान होगा, और ये चीज जो थी वो आ चुकी थी उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी में, और हमने यही कहा था कि आपकी सहूलत के लिए, और इलेक्शन कमीशन सारे वक्त वहाँ मीटिंग्स में मौजूद रहा, जैसे कि आपको पता है जी, एक लफ्ज उनके सामने हुआ, और मैंने खास तौर से ये कहा कि हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि हल्का बंदी में आपको प्रॉब्लम ना हो, और मैक्सिमम 10% पॉपुलेशन वेरिएशन के साथ आप आराम से हल्का बंदी करेंगे। तो सर, आपका जुम्मे को इजलास के बारे में भी कुछ खबरें हमारे पास पहुंची कि जुम्मे को इजलास बुलाया जा रहा है, इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि वक्त पर इलेक्शन हो जाएं, और अगर ये मामला डिले होता है तो आपकी पार्टी क्या फिर उस पर कानूनी तौर पर? इजलास के अंदर और भी बहुत सी चीजें आएंगी जी, और खास तौर से जो मैनिफेस्टो इलेक्शन का है उसके नुकात पे शायद बात हो। एक ये हो कि जी किस तरीके से, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल पे हम कोई 3 साल से काम कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल मुल्क का कैसे किया जाए, क्योंकि असल चीज यही है कि लोगों को रोजगार मिले और लोग काम करें। थोड़ा सा इशारा मैं आपको ये कर दूं कि जो मीटिंग्स बंदियाल कह रहा हूँ, मंदोखेल कमेटी कर रही थी पार्लियामेंट, वो उसने इस्लामाबाद के अंदर कोई 72 उनकी मीटिंग्स हुई, और रोज सैकड़ों लोगों का मजमा लगा रहता था, और कोई 4 लाख लोग हमने फिर रीइंस्टेट किए बंदियाल कमेटी ने, ये मंदोखेल
तो और एक मुस्तकिल स्ट्रगल चलती रही कि कमेटी ऑर्डर करती थी, डिपार्टमेंट जो थे वो कोई ना कोई एक्सक्यूज देते थे, फिर कमेटी ऑर्डर करती थी। लेकिन ये 72 सेशन में एक मीटिंग तो 17 घंटे चली है, लेकिन बहरहाल मीडिया ने नोटिस नहीं लिया कि ये लोग यहाँ पे सैकड़ों लोग क्यों खड़े हुए हैं लॉजिस के, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर, और अंदर क्या हो रहा है। न ही उन्होंने किसी से पूछा, उनमें से किसी से पूछ रहे थे कि भाई आप लोग यहाँ क्यों खड़े थे, कि तो वो उनको बता देते कि जी हमारे रोजगार का मसला है। तो रोजगार के मसले को हमने फोर फ्रंट में रखा। अपने मंदोखेल कमेटी जो थी उसने ये काम किया, और मैं तो आज ही मैंने रिपोर्ट पूरी उनसे मंगाई है जो उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर रखी है, और इंशाल्लाह 4-5 दिन के अंदर हम, बल्कि इसी मीटिंग के अंदर हम ये रिपोर्ट कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया। रोजगार बड़ी पहली जरूरत है, और रोजगार इंशाल्लाह हमारे इकोनॉमिकल रिवाइवल प्लान में रोजगार को अहमियत दी जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के हवाले से भी हम बात करते हैं, आपका इस पे काम ताजिद साहब बहुत है, लेकिन अशफाक साहब आपको आवाज अब क्लियर आ रही है? अशफाक सती साहब, मेरे ख्याल से राब्ता जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। आप छोटी सी बातें हैं। जी, मतलब जैसे कि मैंने सलीम मांडीवाला साहब ने रेजोल्यूशन पास कराया यूनानिमस सेनेट से कि हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सोलर पार्क लगाया जाए जी, और उसके बाद सिंध में तो कम से कम हमने काम शुरू कर दिया इसके ऊपर। आर्टिकल 157 भी हमारे फेवर में था। अब सोलर पार्क अगर लगते हैं और 7-8 रुपए की यूनिट बिजली की मिलने लगती है इंडस्ट्रीज को, तो जाहिर है कि इंडस्ट्रीज जो है वो काम करना शुरू करेंगी, और काम करना शुरू करेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत सी तजावीज में से एक ये तजवीज है कि जो कि बड़ी सीधी सादी है, लेकिन एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब अगर मुझे खत लिखते हैं कि आपका ये रेजोल्यूशन पॉलिसी के खिलाफ है, तो फिर तो जाहिर है मैं अपने चीफ मिनिस्टर को भी कहता हूँ और जो फेडरल मिनिस्टर है उनको भी। इसमें पॉलिसी के खिलाफ, इसमें पॉलिसी के क्या खिलाफ है कि अगर कोई चीज बेहतरी की तरफ जा रही है तो? नहीं, आप जो भी बिजली बनाएंगे वो आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जी हाँ, डेस्कोस को, बिल्कुल ये उन्होंने पॉलिसी बना रखी। 4 दिन बाद चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया कि हम टेक ओवर कर रहे हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उसी आर्टिकल 157 के कवर में। कल जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि प्रोविंसेस हैंडल करेंगे। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें जो है कि आप जैसे थर में हम 3 रुपए पर यूनिट, जो हमारी लेटेस्ट पावर प्लांट लगी है, 3 रुपए पर यूनिट हम जनरेट कर रहे हैं, तो मैं क्यों 80 रुपए यूनिट दूं? आज बिल आया है 80 रुपए पर यूनिट का, और अगर बिजली बनाई जा सकती है 5 रुपए 6 रुपए में, तो 8 रुपए में क्यों नहीं बेची जा सकती? अगर केजरीवाल दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी उसने इंडस्ट्रीज के लिए। ताजिद साहब, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये फिर किया क्यों नहीं गया आज तक? ये कैसे सादा और सहल मामलात अगर बन सकते हैं, 3 मामलात हैं, तो किया क्यों नहीं गया आज तक? ये क्या मैं नहीं देख रहा कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई देखिए, हमने थर में किया है ना, 3 रुपए में हम बना रहे हैं, सही, तो 3600 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं थर के अंदर। लेकिन अभी 20 रोज पहले में था वही मिट्टी के अंदर अपनी फैमिली के साथ 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी के साथ। ये सारा जो है ये दूसरे प्रोविंस को जा रहा है जितना भी, तो वही ठीक है, हम सोलर पे बनाते हैं, ले जाओ दूसरे प्रोविंस में ले जा सकते हैं। कैप्टिव ग्रिड्स हम बना रहे हैं हर इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, आप उठा के ले जाओ हमारी सोलर पैनल्स कहीं और लगा लो। तो ये तो एक मुसलसल जंग चल रही है ना फेडरेशन से कि आपको हम नहीं करने देंगे काम, आपको हम गिनेंगे नहीं, गधों को गिनेंगे, आप लोगों को नहीं गिनेंगे। ये तो 3 करोड़ हमारी आबादी कम कर दी, ये तो मजाक। और उस 3 करोड़ की आबादी कम होने का आज ही मैंने स्टेटमेंट रिलीज किया है
500 बिलियन का फर्क हमें पड़ रहा है। लेकिन सर उसके बावजूद आप लोगों ने कबूल भी तो किया ना उस बहुत कुछ हमने कबूल किया है, हमने बहुत कुछ कबूल किया है। तो फिर हमने तो बहुत कुछ कबूल तो फिर जिम्मेदारी भी तो फिर आपकी, अगर हुकूमत आप कबूल भी कर रहे हैं। ना कबूल करते तो अगला स्टेप क्या था? तो फिर कम से कम पुरानी मर्दमशुमारी 3-4 स्टेप आगे के सोच के फिर पहला स्टेप लिया जाता है। अगला स्टेप क्या होता? तो सर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो अगली मर्दमशुमारी तो फिर जल्दी नहीं होगी, तो फिर तब तक ही फिर आपकी जमात ये कहती रहेगी कि हमारा हक मारा जा रहा है हर साल की तरह। नहीं, देखिए, अगर हम कोई चीज गलत, आज का जो मेरा स्टेटमेंट है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जी, एक फिगर उसमें दी हुई है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 8.5 करोड़ सिंध की आबादी है, तो जिम्मेदार आदमी हूँ, कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन सही। इस कैलकुलेशन पे अगर कोई हो सकता है गलती की हो मैंने, आप बता दीजिए क्या गलती है। और अगर आप गलती नहीं बता रहे तो फिर फिगर को तस्लीम कीजिए। बिल्कुल, मतलब हमें बताया तो जाए, ये तो नहीं है कि डिप्टी सेक्रेटरी ने मुझे खत लिख दिया कि नहीं आप नहीं बना सकते बिजली। यार ये क्या बात है सर? ये तो बड़ा एक अहम इशू है। गिनते हैं, हमें नहीं गिनते। सही, 58 लाख गधे गिने गए 8.5 करोड़ सिंधी नहीं गिने गए। तो ये बहरहाल एक मसला है। मैं अशफाक सती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है दोबारा से। अशफाक साहब, एक तरफ तो बहरहाल वो तमाम तर इश्यूज भी मर्दमशुमारी से मुतालिक है, लेकिन इलेक्शन की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो सियासी जमातें कह रही हैं कि वक्त पर इलेक्शन भी हों, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है, तो ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी? मुदस्सिर, मैं इफ यू कुड हेयर मी, मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि राना साहब और ताज हैदर साहब दे आर बहुत सीनियर और माशाल्लाह लर्नेड पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन फैसले जो बेसिकली होते हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं। जाहिर है नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, और मुझे लगता है कि जब आप मुल्क से बाहर होते हैं और वहां पर कुछ अर्सा रह जाते हैं तो रियलिटी से आप काफी कट जाते हैं। आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता कि वहां पर मुल्क में दरअसल क्या हो रहा है। एक मिसाल ले लीजिए, थाईलैंड के वजीर आजम बड़े मशहूर मारूफ हुआ करते थे, थाकसिन शिनावत्रा, जो कि रूरल थाईज में बड़ी उनकी मकबूलियत थी, उनको बड़े हुकूक उन्होंने दिलवाए थे। जब वो मुल्क से बाहर हिजरत करके गए और अपने तौर पर 15 साल उन्होंने जिलावतनी काटी, और उसके बाद उन्हें लगा कि उनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई और उनके लिए हालात बड़े साजगार हो गए। He came back and he was arrested and he was sent to jail for 8 years। आगे जो भी सूरत हाल बनती है वो एक अलग अपनी जगह है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं अभी लेवल प्लेइंग फील्ड का कि जी सितंबर में यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होना है और उसके बाद क्या चीजें बननी है। फिर ये इस चीज का इदराक होना कि मकबूलियत कितनी है पार्टी की अवाम में। अब जाहिर है कि राना साहब ये समझते हैं कि यहाँ पर पार्टी इलेक्शन में जा सकती है और ये 16 माह की कारकर्दगी भूल कर, बिकॉज उनके लिए तो वो बुरा ख्वाब जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अवाम उस बुरे ख्वाब में जी रहे हैं हर रोज की बुनियाद पर। अगर आप सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, पेट्रोल से जुड़ी कई चीजें होती हैं। आपको पता है कि सब्जियां महंगी उसी हिसाब से होती है। मैं बार बार अपने शोर पे भी बात करता हूँ कि भाई अगर अभी गर्मियों में 350 रुपए अंडों का निर्ख है, तो ये तो सोचे जाए कि सर्दियों में निर्ख क्या होगा, ये तो 500 क्रॉस करेंगे। इसके अलावा फ्रूट देख लें, गोश्त देख लें, हर चीज, यानी कि एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। वो कहते हैं कि इससे बेहतर हम खुदकुशी कर लें, कहां जाए। ऐसे में इस वक्त ये सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, क्या ये इन पार्टीज का अवाम में जाना इनके लिए साजगार होगा? आई डोंट थिंक सो। और अगर इन्हें लगता है कि साजगार होगा तो फिर आप देखिए कि कहां आपको तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं। जाहिर है कि यहाँ पर लोकल लेवल पे ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की चीजें हों कि अवाम में एक कबूलियत आ जाए। पीपल्स पार्टी इस हवाले से दे डिड मच बेटर। वो इस लिहाज से कि उनके पास वजारतें भी ऐसी रही कि जहां पर उनको इतने लान तान का सामना, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। डार साहब को सुनना पड़ा, वजीर आजम साहब को सुननी पड़ी, बाकी जो लोग उससे, बिलावल साहब ने खासा गेन किया इस दौरान, के बैरून मुल्क दौरे सिंध में बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी सब के बावजूद भी जीत गई। जी देखिए, वो वजह उसकी यही है ना कि एक जो सामने होता है उसको ज्यादा सुननी पड़ती हैं। जो वजारतें आप देख लें, नून लीग के पास भी डार साहब का तस्करा हर तरफ रहा। क्यों रहा? मिफ्ता इस्माइल साहब फिर भी आपको बताया कि लोगों की बुक्स में फिर भी अच्छे हो गए कि जी उन्होंने फिर भी कुछ तो किया था। डार साहब ने तो धमकियां दी, उसके बाद आके फिर पांव भी पड़ गए। तो फिर अब जो है वो, जैसे राना साहब ने फरमाया ना कि वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, तो अवाम को तो डिफॉल्ट से भी आगे ले गए ना। अवाम देखें इस वक्त कहां। मैं राना साहब का रद्द ले लीजिए। जी राना साहब, सर वो करें कि उस तरह शायद जो बाहर बैठे और इधर बैठे मुख्तलिफ होता है। ये ऐसा मामला पाकिस्तान में भी जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ, तो उनको बहुत लग रहा था कि शायद उनकी बड़ी मकबूलियत है
और हकीकत उनके सामने आ गई थी। लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ की पार्टी और चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। इशफाक साहब जी, राना साहब मैं चाहूँगा आप बात को कंटिन्यू करें कि क्या सूरत हाल फिर होगी। नहीं, इसके बारे में तो बात पहले हो चुकी है, अब बार बार उसको रिपीट किया जाए। मैंने अपनी तरफ से जो मैं समझता हूँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मियां साहब कब आ रहे हैं सर वापसी? मैं बाई 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर। अच्छा, जो हमें पता है। हाँ जी, उस पर अगर कोई चेंज हो या कोई फैसला और हो तो अलग बात है, अभी तक यही है। हाँ जी, तो he'll come over इंशाल्लाह, then he'll lead the party, he'll explain to the people, he'll try to convince people, persuade people, maybe he succeeds। और ये पॉलिटिकल एक गैम्बल भी होता है, एक स्ट्रगल भी होती है। Why do we presume कि every time every party, the same party will sweep? कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पब्लिक मैंडेट के खिलाफ आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एनालिसिस है वो थोड़ा डिफरेंट है, हमारे लोगों का थोड़ा डिफरेंट है, पर्सनल एंगल भी होता है बात बात। इसलिए वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें तो यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस कॉम्बैट, पॉलिटिकल कॉम्बैट। आपने तो फील्ड में रहना है। फैसला जो अवाम उन्नास ने करना उनके वो। चले, ये अवाम का फैसला जो है ना वो बड़ा एक अहम है जो आप बात कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करूंगा आपका। हमेशा अहम होता है, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अहम उन्हीं का फैसला है, क्योंकि जमहूर और पार्लियामान इस और आईन पाकिस्तान इसमें जो है वो बिल्कुल जी अगर होना भी चाहिए, इस मुल्क का तकाजा भी। इशफाक बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद है। ताज हैदर साहब, एक चीज़ सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन में रिजल्ट दिया वो तो वाज़ेह है, लेकिन उसके बाद अब ताज हैदर साहब पंजाब है, आगे केपी है, बलूचिस्तान है। आप वैसे भी इलेक्शन के मामलात को पार्टी में देखते हैं, किस तरह से प्लान किया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी कहती है कि वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो हैं और हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, वो कैसे है? देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है और हम एक बाकायदा जो ग्राउंड पे हमारी तंजीमें उनके जरिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्री पोल रिगिंग बहुत बड़ी हो चुकी है, हम उसको भी पीछे डाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि चलो अब एक इकोनॉमिक रिवाइवल की प्लान बनाते हैं, ऐसी प्लान जो सबकी समझ में आए। यानी बलूचिस्तान में क्यों नहीं इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकती? आज बलूचिस्तान का डेलीगेशन मेरे पास आया था, मेरे दफ्तर पे सोलर पैनल लगी हुई है 5 साल से। मैंने कहा भाई ये बलूचिस्तान के गांवों में हम क्यों नहीं कर सकते? घर के अंदर जो हमने आरओ प्लांट चलाए हैं, 18 पैनलों का सेट होता था, आरओ प्लांट को बिजली हो जाती, बिजली वहां फ्री हम कर रहे, वहां पे सोलर के जरिए ले रहे थे। तो अब बलूचिस्तान में हम क्यों नहीं कर सकते? अब ठीक है, वसाइल हमारे पास कम है, 2 मिलियन घर हमें बनाने, हम सिर्फ 50,000 बना सकते, या हमें 21 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने से हम सिर्फ 2 लाख पे लगा सके। लेकिन एक इब्तिदा की एक डायरेक्शन, बलूचिस्तान में हम ये क्यों नहीं कर सकते? खैबर पख्तूनख्वा में हम ये क्यों नहीं कर सकते? आखिर लोग बना रहे हैं ना अपने घर, 50,000 घर जो है वो मुकम्मल हो चुके और वसाइल मुहैया होंगे, हम मजीद कर देंगे। तो लेकिन एक डायरेक्शन होना कि हमें। लेकिन ताज हैदर साहब, जो सिंध में आपने काम किया है, चलें इसी काम को लेकर क्या पंजाब में वोटर, जनूबी पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगा? चाहे वो गम्बट हो, NICVD हो, चाहे वो आपके थर के प्लांट्स हों, तो क्या वो इस तरफ वोट कर सकता है कि पीपल्स पार्टी को वोट दें? देखिए, चेयरमैन बिलावल बार बार ये कह रहे हैं कि हमें मौका मिला तो हम बाकी सूबों के अंदर भी ये करेंगे। अगर 60% मरीज हमारे अस्पतालों के अंदर इस वक्त बाकी सूबों से आ रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि बाकी सूबों के अंदर भी इस लेवल के अस्पताल हो जाए ताकि मरीजों को 1,1200 किलोमीटर से ना बीमार मरीजों को आना पड़े। आखिर अगर यहाँ हो सकता है तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता? और जिस तरीके से या अगर थर के अंदर जो चीज हो सकती है वो चोलिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकती? वही बेल्ट है ना। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे जी। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के लिए अब इन हुक्मरानों को भी करना है, लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम ने भी उनका साथ देना है, वोट के ज़रिए आइन पर अमल करके, कानून के हुक्मरानी को कायम करके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।